हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 11th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है द्रव्य के तापीय गुण, दैट इज़ थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। और इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 11। तो बच्चों आज कितना अच्छा संयोग है, देखिए क्लास भी 11th यानी फिजिक्स 11th क्लास की, और इस फिजिक्स का चैप्टर नंबर भी 11th और आज बच्चों लेक्चर नंबर भी 11th। एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना है, सब 11th है, पाठ 11th, लेक्चर 11th, क्लास 11th। तो बच्चों पहले एक रिवीजन कर लेते हैं कि कल हमने बच्चों ऊष्मा स्थानांतरण पढ़ा था, उसके बाद आगे बात बढ़ाएंगे। कल हमने क्या पढ़ा था उसका थोड़ा सा 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। ऊष्मा स्थानांतरण यही पढ़ा था ना बच्चों। ऊष्मा स्थानांतरण क्या था कि ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, यानी ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ज़्यादा डिटेल नहीं बात कर रहे क्योंकि कल पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं फिर शुरुआत करेंगे आज। तो हमने ऊष्मा स्थानांतरण यानी एक जगह से दूसरी जगह तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो ऊष्मा पहुंचती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, वो किन किन विधियों से पहुंचती है। तो बच्चों हमने 3 विधियां पढ़ी थी। एक पढ़ी थी चालन, दैट इज कंडक्शन। दूसरी पढ़ी थी संवहन, दैट इज कन्वेक्शन। और तीसरी पढ़ी थी विकिरण। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है उनको आज का वीडियो समझने में आसानी होगी, इसलिए मैं 5 मिनट में थोड़ा सा रिवीजन कर रहा हूँ उसका। और बच्चों रिवीजन तो बहुत ज़रूरी होता है, रिवीजन के बिना कुछ है ही नहीं फिजिक्स में, किसी भी विषय में नहीं। आपको जो कुछ पढ़ना है जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं सीख पाओगे। बच्चों जल्दी जल्दी में ये थोड़े शब्द वैसे लिखे जाते हैं तो आप उसको थोड़ा इग्नोर कर दिया करें। तो हमने ये बताया था बच्चों जो चालन है वो ठोसों में होता है। चालन विधि, अब विधि नहीं पढ़ा रहा, चालन विधि ठोसों में पढ़ाई थी मैंने, और एक द्रव में भी बताई थी, यानी ठोस पदार्थों में होती है। ये ठोस पदार्थों में क्या होगा, चालन विधि से ऊष्मा का संचरण होगा। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे से स्थान तक जाएगी। जैसे कोई लोहे की छड़ है तो ऊष्मा एक सिरे से यहाँ गर्म कर रहे हैं, यहाँ ऊष्मा दे रहे हैं तो ये सिरा भी गर्म हो जाता है। ये सब कल पढ़ा चुके हैं। यानी ठोसों में जो ऊष्मा का चालन, ऊष्मा का जो संचरण, ऊष्मा का जो स्थानांतरण हो रहा है, यानी ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो हो रहा है, ऊष्मा स्थानांतरण को क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। या चलिए संचरण भी कह सकते हैं उसको। और मैंने ये कहा था कि एक द्रव भी ऐसा है जिसमें चालन विधि से होता है, वो क्या है, मरकरी Hg। जबकि ये द्रव है ये, लेकिन इसमें भी जो ऊष्मा का स्थानांतरण है द्रव यानी Hg यानी पारा, मरकरी इसमें। और ठोसों में, सभी ठोसों में चालन से होगा बच्चों, जो भी सुचालक होंगे। लेकिन एक द्रव भी ऐसा है, क्योंकि मैंने बताया था कि धातुएं ऊष्मा की अच्छी सुचालक हैं। तो सभी धातुएं बच्चों ठोस अवस्था में, एक धातु ऐसी है मरकरी यानी पारा जो द्रव अवस्था में है। इसमें भी जो ऊष्मा का स्थानांतरण है केवल एक द्रव ऐसा है जिसमें चालन विधि से होता है। और संवहन विधि बच्चों द्रवों और गैसों में होती है। किसमें, द्रवों में और द्रवों एवं गैसों में। द्रवों और गैसों में ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस विधि से जाती है, संवहन विधि से जाती है। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। चालन विधि भी इसमें हो सकती है, लेकिन बहुत नगण्य मात्रा, बहुत कम मात्रा में चालन विधि से ऊष्मा ट्रांसफ़र हो सकती है। मुख्य रूप से ऊष्मा द्रवों और गैसों में किस विधि से होती है, संवहन से। और इन द्रवों और गैसों को बच्चों संयुक्त रूप में क्या कहते हैं, तरल पदार्थ। तरल, द्रव और गैस, जैसे आपने 3 अवस्थाएं पढ़ी, ठोस द्रव गैस। तो ठोस है ही, द्रव और गैस सम्मिलित रूप से तरल भी कहलाते हैं। यानी अगर हम कहें किसी तरल में, तो तरल का मतलब द्रव भी है और गैस भी है बच्चों।
तो तरल के अंतर्गत दोनों चीज़ें आ जाती हैं, द्रव और गैस। अब बच्चों आई तीसरी विधि जिसका नाम है विकिरण। तो इस विधि में बच्चों किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। माध्यम की आप मतलब इसमें माध्यम होगा ही नहीं, बिना माध्यम के ही ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाएगी। इन दोनों विधियों में कणों की ज़रूरत थी। चालन में एक कण ऊष्मा लेता था, कुछ भाग अवशोषित करता था, शेष भाग अगले कण को दे देता था, अगला कण भी यही काम करता था और अणु या कण अपना स्थान नहीं छोड़ते थे और ऊष्मा आगे बढ़ जाती थी। इसमें क्या होता था कि संवहन में ऊष्मा नीचे से ऊपर जाती थी। नीचे वाले कण जैसे गर्म कर रहे हैं किसी द्रव को किसी बर्तन में भर के, शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो अणु ऊष्मा लेता है, नीचे वाला कण जो ठंडा कण है ऊष्मा लेता है, उसकी ऊर्जा बढ़ती है, उसका घनत्व कम होता है और वो ऊपर चला जाता है और उसकी जगह कोई दूसरा ठंडा कण या ठंडा अणु जगह ले लेता है, फिर वो गर्म होता है, फिर वो ऊपर चला जाता है। तो इसमें अणु अपना स्थान छोड़ते हैं, इसमें स्थान नहीं छोड़ते। यानी यहाँ कण और अणु की ज़रूरत है, माध्यम की ज़रूरत है। और विकिरण विधि में जैसे सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक आ रही है, वो विकिरण विधि से आ रही है। यानी तो क्या रहा, माध्यम की आवश्यकता नहीं है। संक्षेप में बताया, कल पढ़ा चुका हूं, माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों ये रही कल की बातें जो हमने की थी, शॉर्ट में बता दी। तो बच्चों हमने 3 विधियां बताई थी ऊष्मा स्थानांतरण की, चालन, संवहन, विकिरण। तो आज अब पढ़ते हैं चालन होता कैसे है। चालन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे उनको पढ़ेंगे बच्चों। तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लें या मत लें, ज़रूरत हो तो समझें, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे कि ठोसों में चालन होता कैसे है, सुचालक क्षण में चालन की बात करेंगे बच्चों। हाँ तो बच्चों अब चालन को पढ़ते हैं डिटेल से कि कोई सुचालक छड़ है, धातु की बनी हुई होगी बच्चों। धातुएं सुचालक होती हैं ऊष्मा की। जैसे बच्चों आपने पढ़ा कि धातुएं विद्युत धारा की सुचालक होती हैं, उनमें आवेश प्रवाह सुगमता से होता है। वैसे ही धातुओं में बच्चों ऊष्मा का प्रवाह भी सुगमता से होता है। बहुत मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। लकड़ी विद्युत धारा की कुचालक है बच्चों, वैसे ही लकड़ी ऊष्मा की भी कुचालक है। लकड़ी के एक सिरे को गर्म करोगे तो दूसरा सिरा गर्म नहीं होगा, वो सिरा जलना शुरू हो जाएगा। लेकिन लोहे की छड़ को आग में लगा दोगे, दूसरा सिरा हाथ में पकड़ोगे तो धीरे धीरे ऊष्मा वहाँ तक ट्रांसफ़र होके आ जाएगी, चल के आ जाएगी, स्थानांतरित होके आ जाएगी, संचरित होके आ जाएगी और वो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा बच्चों। तो वही पढ़ने जा रहे हैं, किसी सुचालक छड़ में ऊष्मा का चालन, दैट इज कंडक्शन ऑफ हीट। अब चालन पढ़ रहे हैं बच्चों, कंडक्शन ऑफ हीट इन अ कंडक्टिंग रॉड। कंडक्टिंग रॉड, हमारे पास कोई सुचालक छड़ है। तो यानी मेनली हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, अब चालन पढ़ रहे हैं। पहली विधि थी ना चालन, कंडक्शन, वही पढ़ने जा रहे हैं अब। छड़ ही तो लेंगे, एक छड़ का एक सिरा गर्म करेंगे, दूसरे सिरे तक ऊष्मा पहुंचेगी। तो मान लो बच्चों जैसे हमारे पास एक ये छड़ है, ये हमने एक छड़ बनाई। क्रॉस सेक्शन इसका वृत्ताकार हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, आयताकार, वर्गाकार, कैसा भी हो सकता है बच्चों। तो हम इस सिरे को गर्म कर रहे हैं, यहाँ हमने आग जला दी है बच्चों। आग के सिरे पर ये रखी हुई है, ये आग है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ आग जल रही है तो ऊष्मा इधर से मिली, इसको इधर से ऊष्मा मिलने लगी। तो होता क्या है कि यहाँ के कण ऊष्मा लेंगे, कुछ ऊष्मा अवशोषित करेंगे, कुछ अगले कण को दे देंगे, ठीक है ना। तो जैसे कोई एक हमने पृष्ठ खींच लिया, ये हम एक पृष्ठ ले रहे हैं, यानी ये क्षण बहुत सारे परिच्छेदों से मिलकर बनी होगी कि एक सिरा ये मतलब इतना हिस्सा, इतना हिस्सा, इतना हिस्सा, इतना हिस्सा। बात समझ रहे हैं। ओह सॉरी बच्चों, चौक टूट गई।
बात समझने की कोशिश करना, ध्यान से सुनना जो मैं बात बताने जा रहा हूँ। अब जैसे ये क्रॉस सेक्शन है, इसने क्या किया, इधर से देखो ऊष्मा मिली, आगे आगे बढ़ी। जैसे इसको देखते हैं, इसने पिछले वाले परिच्छेद से Q ऊष्मा ली, जैसे इसको कितनी ऊष्मा मिली Q। अब उसने क्या किया कि Q1 ऊष्मा तो खुद अवशोषित कर ली, Q1 ऊष्मा खुद अवशोषित कर ली, और Q2 ऊष्मा अगले परिच्छेद को दे दी, आगे वाले को कितनी दे दी Q2, और थोड़ी बहुत विकिरण से बाहर निकल गई, या संवहन या विकिरण विधि से वातावरण में भी निकल गई। यानी Q बराबर कितना है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ऐसे समझें, जैसे पिछले परिच्छेद से इसको 100 कैलोरी ऊष्मा मिली, कितनी ऊष्मा मिली 100, तो उसने उसमें से 60 कैलोरी तो खुद एब्जॉर्ब कर ली, तो वो गर्म हो गया, अवशोषित कर ली, ताप बढ़ गया इसका, और कुछ अगले को दे दी, जैसे अगले को 40 दे दी, वो 30 दे दी, 30 कैलोरी Q2 अगले को दे दी, ऐसे ही तो करेंगे, और 10 बाहर निकल गई, वातावरण में चली गई, संवहन या विकिरण विधि जिससे भी हो। तो यहाँ ये सिलसिला आगे बढ़ता रहता है, यहाँ से लगातार ऊष्मा आगे बढ़ रही है। तो जब ऊष्मा अवशोषित, अब क्या होता है, एक परिच्छेद ऊष्मा अवशोषित करता है, उसका कुछ भाग अगले परिच्छेद को दे देता है। जैसे यहाँ एक परिच्छेद और था, इसको दे दी इसने, इसको दे दी Q2। अब इस Q2 में से क्या हुआ, कुछ इसने अवशोषित कर ली और कुछ अगले को दे दी, अगले परिच्छेद को, और कुछ वातावरण में निकल गई। तो यही सिलसिला जारी रहेगा। तो इससे क्या होगा कि छड़ के अगले हिस्से जिधर से ऊष्मा जा रही है, ऊष्मा का अवशोषण करते जा रहे हैं, कुछ हिस्सा आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो उनकी ऊष्मा बढ़ती जा रही है, तो उनके टेम्परेचर बच्चों बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है ना। जैसे अभी ये 20 डिग्री सेल्सियस पर था, मान लो, फिर और ऊष्मा मिली, फिर ये 30 पर हो गया, फिर 40 पर हो गया, फिर 50 पर हो गया, फिर 60 पर हो गया, फिर 70 पर हो गया। ऊष्मा मिलती जा रही है, खुद अवशोषित करता जा रहा है और आगे भी बढ़ाता जा रहा है, दोनों काम कर रहा है। और वायुमंडल में भी थोड़ी बहुत निकल रही है बच्चों, लेकिन टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। हर परिच्छेद का, हर पृष्ठ का, छड़ के हर परिच्छेद का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। तो ये छड़ की कहलाती है परिवर्ती अवस्था। कौन सी अवस्था कहलाती है? परिवर्ती अवस्था। समझ गए? वेरिएबल स्टेट। कौन सी? वेरिएबल स्टेट। यानी ऊष्मा मिल रही है पीछे वाले परिच्छेद से, उसमें से कुछ एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अवशोषित कर रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, और कुछ आगे भी देते जा रहे हैं। तो टेम्परेचर सभी पृष्ठों का बढ़ता जा रहा है। लेकिन बच्चों, यहाँ का टेम्परेचर, जहाँ से ऊष्मा दी जा रही है, जहाँ से हीट दी जा रही है, जहाँ से ऊष्मा में, जिस सिरे से ऊष्मा दी जा रही है बच्चों, उस सिरे का टेम्परेचर मान लो जैसे θ1 है, और जो दूसरा सिरा है θ2 है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पृष्ठों का ताप कम होगा, इस वाले सिरे का ताप ज़्यादा होगा, यानी θ1 हमेशा बड़ा रहेगा θ2 से। ये बात ध्यान रखेंगे। जिस सिरे से ऊष्मा दी जा रही है उस सिरे का ताप हमेशा ज़्यादा रहेगा, और ऊष्मा जिस सिरे तक जा रही है उसका टेम्परेचर कम रहेगा बच्चों। ठीक है ना। ये हाथ लग जाता है बच्चों तो ये बिगड़ जाता है। तो इस समय क्या हो रहा है कि ऊष्मा पिछला परिच्छेद अगले को दे रहा है, अगला कुछ अवशोषित कर रहा है, कुछ अगले वाले को दे रहा है, सब यही कर रहे हैं। ठीक है ना। तो टेम्परेचर राइज कर रहा है, बढ़ रहा है। इसीलिए इसको हमने कहा परिवर्ती अवस्था, क्योंकि ताप में परिवर्तन हो रहा है, ताप में वृद्धि हो रही है। यही सिलसिला जारी रहता है। ऊष्मा लगातार यहाँ से मिलती रहती है, मिलती रहती है। फिर एक ऐसी स्थिति आती है बच्चों, फिर कैसी स्थिति आती है, ध्यान से सुनना। फिर कैसी स्थिति आती है
एक निश्चित समय अंतराल के बाद निश्चित ऊष्मा अवशोषित कर लेने के बाद, जैसे यहाँ से ऊष्मा दी जा रही थी बच्चों, ये ऊष्मा दी जा रही है, ध्यान से सुनना, अब मैं बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। ये पाइप गया है बच्चों, मान लो गैस बर्नर है, गैस चूल्हा है। एक अवस्था ऐसी आती है कि इसके अंदर जितने भी परिच्छेद हैं, जैसे ये बहुत सारे हैं, ये ऊष्मा का अवशोषण करना बंद कर देते हैं। यानी जितनी ऊष्मा पिछले वाले से लेंगे, जैसे इसने क्यू ली इससे, तो ये अब अवशोषण करना बंद कर देगा, सारी की सारी ऊष्मा अगले को दे देगा। क्यू ऊष्मा इसको दे देगा और इसको दे देगा, ये अगला उसको दे देगा, अवशोषण होना बंद हो गया। हाँ, जो बाहर लॉस हो रहा है वो होता रहेगा, बाहर भी लॉस होता रहेगा। यानी कुल मिला के ये है कि पिछला परिच्छेद अगले को जो ऊष्मा देगा, अगला वाला उसका अवशोषण नहीं करेगा, वो अगले को दे देगा, थोड़ी बहुत बचेगी वो संवहन और विकिरण से बाहर भी निकलती रहेगी, लेकिन अवशोषण नहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया, ताप वृद्धि बंद हो गई। ताप वृद्धि कैसी हो गई बच्चों? रुक गई। क्योंकि इन्होंने अवशोषण बंद कर दिया। क्या बंद कर दिया? अवशोषण बंद हो गया। अब ऊष्मा का जो अवशोषण करते थे, पृष्ठ पिछले वाले से लेते थे, कुछ अवशोषित करते थे, कुछ आगे को दे देते थे, वो बंद हो गया, अवशोषण बंद हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सभी सेम टेम्परेचर पर आ गए होंगे। यहाँ का टेम्परेचर बच्चों अब भी याद रहेगा, जैसे इसका θ1 है, इसका θ2 है, इसका θ3 है, इसका θ4 है, इसका θ5 है, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर ये होगा। आगे टेम्परेचर घटता जाएगा क्योंकि ऊष्मा इधर से दी जा रही है बच्चों, हीट इधर से दी जा रही है, तो जिधर से हीट दी जा रही है उस सिरे का ताप हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। आगे जैसे बढ़ोगे टेम्परेचर कम ही होंगे, तो θ1 सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा θ2, उससे छोटा θ3, उससे छोटा θ4, उससे छोटा θ5। टेम्परेचर में डिफरेंस रहेगा। ताप वृद्धि बंद हो गई, अवशोषण भी बंद हो गया। इस अवस्था को बच्चों के जितनी ऊष्मा आगे वाला पृष्ठ पीछे वाले पृष्ठ या परिच्छेद से लेता है, या जो कण है उस पर स्थित, वो सब आगे बढ़ा देते हैं, अवशोषण नहीं कर रहे। जब ऊष्मा बच्चों एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहे तो ताप में वृद्धि होगी नहीं, ताप कांस्टेंट हो गया। तो यही अवस्था कहलाती है बच्चों स्थायी अवस्था। तो हम जो भी बात आगे पढ़ेंगे स्थायी अवस्था में ही पढ़ेंगे, इस बात का ध्यान रखना। क्या पढ़ेंगे? स्थायी अवस्था, स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट, ये मुख्य बात है, इसको ध्यान से समझ लें। समझ गए? अब ऊष्मा का अवशोषण बंद हो गया, जितनी भी ऊष्मा लेता है आगे दे देता है सब। इसने क्यू ली, इसको दे दी, इसने क्यू ली, इसको दे दी, और बाहर भी निकालते गए जितनी निकलनी थी संवहन विकिरण से। यानी कुल मिला के अवशोषण बंद हो गया। तो ये स्टेडी स्टेट आ गई बच्चों। अब क्या होगा बच्चों इस अवस्था में? इस पृष्ठ का टेम्परेचर जैसे मैंने बताया θ2, तो इस पृष्ठ पर, इस परिच्छेद पर, इस पृष्ठ पर या परिच्छेद कह लो, जितने भी अणु या कण होंगे सबका टेम्परेचर θ2 होगा। इस पर जितने होंगे उनका सबका θ2 होगा, यानी समान होगा। एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कणों के ताप समान होते हैं बच्चों, वो समतापी पृष्ठ कहलाते हैं। और वो कब? स्थायी अवस्था में ही बात होगी। तो समतापी पृष्ठ समझ गए। इस पृष्ठ का ताप इस पृष्ठ के ताप से अलग होगा, लेकिन इस पर जितने कण होंगे सबका ताप समान होगा, तो ये समतापी पृष्ठ हुआ। इस पर जितने कण होंगे उनका ताप समान हुआ, ये समतापी पृष्ठ हुआ। इस पर जितने कण होंगे उनका ताप समान होगा, तो ये समतापी पृष्ठ हुआ। लेकिन इन समतापी पृष्ठों के टेम्परेचर आपस में अलग अलग होंगे। जो सिरा ऊष्मा जिधर से आ रही है, जो पृष्ठ उस सिरे की ओर होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और जो दूर जाता जाएगा उस सिरे से उस समतापी पृष्ठ का ताप कम होता जाएगा। लेकिन किसी भी एक पृष्ठ पर जिस पर जितने भी कण हैं सबका टेम्परेचर समान होगा, वो कहलाएगा बच्चों समतापी पृष्ठ। चलो अभी जगह नहीं है, मैं आगे बताऊंगा, पहले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो बच्चों स्थायी अवस्था को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जो मैंने अभी बताया था
स्थायी अवस्था, अचर अवस्था भी लिखी मिल जाएगी आपको कहीं, यानी स्टेडी स्टेट। कौन सी स्टेट हुई? क्षण की वह अवस्था जिसमें क्षण का कोई भी भाग, कोई भी परिच्छेद ऊष्मा का अवशोषण नहीं करता है, करना बंद कर देगा अवशोषण, तो स्थायी अवस्था कहलाती है। यानी अब टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया बच्चों। अब आगे चलेंगे। अभी मैंने समतापी पृष्ठ की बात की बच्चों, तो यहाँ ध्यान से समझें, एक छड़ बना के इसको समझते हैं। कुछ 2-3 टॉपिक और समझने हैं आपको। तो बच्चों देखो, मैं छड़ बना रहा हूँ। छड़ को बनाने का तरीका आप सीख लें, वो बच्चे डायग्राम बनाने में थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं। देखो ऐसे बनाना, समझ लें, ऐसे लाइन खींचना। पहले क्या बना दिया हमने? आयत। अभी हमने वृत्ताकार क्रॉस सेक्शन वाली छड़ ली थी, अब हम आयताकार वाली ले लेते हैं कि बच्चे ये ना समझें कि ऐसे ही छड़ में ऐसा होगा। तो देखें, अब क्या करेंगे आप? यहाँ से एक काम करेंगे, दिस, ठीक है, और ऐसे कर देंगे। छड़ बनाना भी सीख लो, ड्राइंग भी सिखानी पड़ रही है बच्चों आपको। फिजिक्स के साथ साथ ड्राइंग भी पढ़ानी पड़ रही है। ऐसे कर लो, ठीक है। क्या बना रहे हैं? छड़। फिर इसको मिला दो, इसको मिला दो, इसको मिला दो, इसको मिला दो, ये बन गई बच्चों छड़, जिसका क्रॉस सेक्शन अब वृत्ताकार नहीं है, आयताकार मान लो या वर्गाकार, जैसा भी आपको दिख रहा हो। तो बच्चों अब क्या है कि इधर से हम हीट दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं Q। इसका टेम्परेचर θ1 है और इसका टेम्परेचर θ2 है। तो ये ताप ज़्यादा होगा, θ1 बड़ा होगा θ2 से। ये बात आपको पता होगी कि जिधर से ऊष्मा दे रहे हैं उस सिरे का ताप हमेशा ज़्यादा रहेगा। तो समतापी पृष्ठ कैसे होंगे बच्चों? ऊष्मा संचरण के लंबवत होते हैं और समतल होते हैं। तो अगर हम देखो, यहाँ के कण का टेम्परेचर अलग होगा, यहाँ के कण का अलग होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर लंबवत एक समतल पृष्ठ खींच दें बच्चों, इस तरीके से, जैसे ये पृष्ठ मैंने खींचा, ये, इस पर जितने कण होंगे, जितने बिंदु होंगे, सब पर टेम्परेचर कैसा होगा? समान होगा, ठीक है। और ऊष्मा संचरण इसके लंबवत हो रहा है। समतापी पृष्ठ है ये। समतापी पृष्ठ बहुत सारे होंगे, जैसे ये बना लिया हमने, एक दूसरा और ले लिया, एक ये ले लिया, ये भी समतापी पृष्ठ हुआ। इस पर जितने कण होंगे उनका टेम्परेचर सबका समान होगा, लेकिन यहाँ टेम्परेचर यहाँ से कम होगा, लेकिन जितना भी होगा, जैसे यहाँ पर मान लो 90 है तो हर बिंदु पर 90 होगा, और यहाँ 80 है तो हर बिंदु पर 80 होगा। तो ये समतापी पृष्ठ हैं। दो समतापी पृष्ठों के टेम्परेचर अलग अलग होंगे, लेकिन एक समतापी पृष्ठ पर जितने बिंदु हैं उन सब का टेम्परेचर समान होगा बच्चों। तो ये समतापी पृष्ठ हुए। मैंने 2 ही बनाए हैं, अभी बहुत सारे बना सकते हो। और ऊष्मा संचरण लंबवत हो रहा है बच्चों। Q आ रही है, Q आगे बढ़ रही है, बाहर भी निकल रही होगी तो कुछ अंतर तो आएगा, लेकिन वो उसको हम नगण्य मान के चल रहे हैं, जो बाहर इधर संवहन और विकिरण से निकल रही है। हम ये शो करना चाहते हैं कि जितनी एक पृष्ठ से आ रही है वो बिना अवशोषित किए अगले पृष्ठ को दे रहा है, यानी स्थायी अवस्था में है ये छड़, परिवर्ती अवस्था नहीं है, ठीक है। तो बच्चों अब बात करते हैं कि समतापी पृष्ठ को परिभाषित कैसे करें, क्योंकि बच्चे परिभाषा भी चाहते हैं। तो मैं हेडिंग लगाता हूं यहाँ, समतापी पृष्ठ। ओके बच्चों, जिससे कि आपको ये टॉपिक समझने में दिक्कत न हो। समतापी पृष्ठ, आइसोथर्मल सरफेस, क्या बोलेंगे इसको? आइसोथर्मल सरफेस कौन सी होगी? किसी छड़ में स्थित वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर का, क्या लिख दिया हमने? किसी छड़ में स्थित वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं का ताप, ऐसे कर लो, चलो, सभी बिंदुओं का ताप, या हम ये कह सकते थे किसी छड़ में वह पृष्ठ
जिसमें स्थित, चलो समझ जाओगे कैसे, वो तो कहने की भाषा है कि किसी क्षण में स्थित वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं का ताप समान होता है। बहुत आसान बात है ना बच्चों, ताप समान यानी समतापी, ताप समान होता है, समतापी पृष्ठ कहलाता है। समतापी पृष्ठ कहलाता है। समझ आ गई बात, मैंने लिख भी दी। अब बच्चों एक नया कॉन्सेप्ट और पढ़ाएंगे। अब एक अगला पॉइंट, ताप प्रवणता। जैसे बच्चों आपने द्रवों के प्रवाह वाले चैप्टर में वेग प्रवणता पढ़ी थी, वैसे ही अब क्या पढ़ेंगे, ताप प्रवणताएं। आप बच्चों 12th क्लास तक, 11th और 12th क्लास तक 3 प्रवणताएं पढ़ेंगे और एक सीएम। प्रवणता का मतलब भी वही है, बहुत आसान टॉपिक है। एक प्रवणता याद कर ली तो बाकी की दोनों भी याद हो जाएंगी। आपने पढ़ी वेग प्रवणता, अब पढ़ रहे हैं ताप प्रवणता, और जब इंटरमीडिएट में आ जाओगे, 12th में आ जाओगे, तब पढ़ोगे विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ताप प्रवणता अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं बच्चों, यानी टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट। ओके बच्चों, तो ताप प्रवणता क्या है कि देखो बच्चों, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जिधर से ऊष्मा दी जा रही है तप्त सिरे से दूसरे सिरे की ओर बढ़ रहे हैं, जिस सिरे को ऊष्मित किया जा रहा है, जिस सिरे से ऊष्मा दी जा रही है उससे अगले सिरे की ओर बढ़ रहे हैं, तो टेम्परेचर में कमी आती जा रही है। मैंने बताया था कि θ1 बड़ा होगा, θ2 कम होगा, यानी इस बात को उल्टा लिखें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि θ2 लेस देन θ1, यानी कमी आ रही है टेम्परेचर में। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो दूरी के साथ टेम्परेचर परिवर्तित हो रहा है, तो वहां ग्रेडियंट आना ही है, प्रवणता आनी ही है। तो क्या परिभाषा बनी बच्चों, जैसे आपने वेग प्रवणता की क्या परिभाषा बनाई थी कि दूरी के साथ वेग परिवर्तन की दर को वेग प्रवणता कहते हैं, वैसे ही बच्चों इसकी परिभाषा बन जाएगी कि दूरी के साथ ताप परिवर्तन की दर को ताप प्रवणता कहते हैं। वेग की जगह ताप करना है, बहुत आसान बात, ठीक है ना। यानी क्या कॉन्सेप्ट हुआ इसका, और किस अवस्था, लेकिन कब बच्चों, जब क्षण स्थायी अवस्था में आ चुकी हो, तो इस बात को लिखना न भूलें, स्थायी अवस्था में तभी बात हो सकती है। तभी तो मैंने वो ऊपर लिख दिया है बच्चों, कब, स्थायी अवस्था में दो समतापी पृष्ठों के बीच, दो समतापी पृष्ठों के बीच दूरी के साथ ताप परिवर्तन, ताप परिवर्तन, जो टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है, ताप परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, ताप प्रवणता कहते हैं बच्चों, ताप प्रवणता कहते हैं। आई बात समझ में, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए दर निकालते हैं अब। तो देखें बच्चों, जैसे मान लो यहाँ से x दूरी पर, यहाँ पर x दूरी पर, यानी यहाँ से हमने इस सिरे से कितनी दूरी ली, x। इस मान लो इन दो पृष्ठों की बात कर रहे हैं। x दूरी पर जो मान लीजिए समतापी पृष्ठ है उसका टेम्परेचर है थीटा, और अब इसकी दूरी कितनी हो गई, डेल्टा x और बढ़ गए, यानी x प्लस डेल्टा x। तो दोनों के बीच की दूरी है डेल्टा x, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी x प्लस डेल्टा x हो गई। इस सिरे से इस सिरे की दूरी x प्लस डेल्टा x हो गई। तो टेम्परेचर में कितना परिवर्तन आया, डेल्टा थीटा का। तो टेम्परेचर कम होगा तो थीटा माइनस डेल्टा थीटा, यही तो होगा बच्चों। तो अब अगर ताप प्रवणता निकालें तो देखें, ताप प्रवणता बराबर, ताप प्रवणता बराबर
तापांतर बटे दूरी में परिवर्तन, दूरी के साथ ही तो परिवर्तन देख रहे हैं। तो θ2 माइनस θ1, ताप में कितना अंतर हुआ, फाइनल ये है, θ2 ये है, θ1 ये है, तो क्या करेंगे, थीटा माइनस डेल्टा थीटा में से कौन सा घटाएंगे, थीटा अपॉन यहाँ तक की दूरी x प्लस डेल्टा x में से घटाओगे x, यही तो करोगे, x प्लस डेल्टा x माइनस x या डेल्टा x डिफरेंस है, यही तो दर हुई। तो ताप प्रवणता कितनी आ गई बच्चों, ताप प्रवणता आ गई कितनी, ये घटाओगे थीटा से थीटा घटाएंगे, बचेगा माइनस का डेल्टा थीटा और नीचे बचेंगे डेल्टा x। तो ये आ गई बच्चों ताप प्रवणता। नेगेटिव आई, नेगेटिव आने के पीछे एक राज है बच्चों कि हम जैसे जैसे तप्त सिरे से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जिस दिशा में ऊष्मा का संचरण हो रहा है उधर टेम्परेचर कम होता जा रहा है, ताप में कमी आती जा रही है, इसलिए नेगेटिव आया है। नेगेटिव चिन्ह क्या बता रहा है कि तप्त सिरे से जिधर से ऊष्मा दी जा रही है उधर से हम दूसरे सिरे की ओर बढ़ते हैं तो ताप में कमी आ रही है। तो नेगेटिव से कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर तापांतर लेना है और नीचे दोनों समतापी पृष्ठों के बीच की दूरी लेनी है जो कि डेल्टा x है। टेम्परेचर में डिफरेंस डेल्टा थीटा और दूरी में डेल्टा x का डिफरेंस। अब इसके मात्रक की बात करें बच्चों, तो मात्रक क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। अब बच्चों यहाँ मैंने टेम्परेचर थीटा लिखा है क्योंकि यहाँ एक समय का कॉन्सेप्ट भी लगाना है। अब तक हम टेम्परेचर को T से लिखते आए थे, किससे लिखते आए थे टेम्परेचर को, T से, लेकिन अब T इसीलिए नहीं लिख रहे, अब हमें समय भी लिखना है आगे चल के। फिर ये कैसे पता चलेगा ये T समय वाला है ये T टेम्परेचर वाला है, तो अब टेम्परेचर को हमने थीटा से लिख लिया है, कंफ्यूज न हो बच्चों, ठीक है। तो मात्रक क्या हुआ, देखो टेम्परेचर थीटा का मात्रक क्या होगा, डिग्री सेल्सियस अपॉन दूरी का मात्रक मीटर, ये मात्रक हो गया। लेकिन अगर ये व्यवहारिक मात्रक हुआ जो प्रचलन में आता है, लेकिन अगर हम SI मात्रक की बात करें, SI मात्रक, SI यूनिट, तो SI यूनिट टेम्परेचर की क्या होती है, केल्विन पर मीटर हो गया, यही तो होगा बच्चों, मात्रक समझ गए। तो एक बात ध्यान रखेंगे बच्चों, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ बोर्ड पर, क्या क्या लिखूँ कि ऊष्मा संचरण हमेशा समतापी पृष्ठ के लंबवत होता है। देखो ऐसे ऊष्मा ऐसे संचरित होगी, ऐसे ऐसे, ये नहीं कि ऐसे चली जाए, ऐसे लंबवत ही ऊष्मा का संचरण चालन विधि में समतापी पृष्ठ के कैसा होता है, लंबवत होता है बच्चों, बात समझ गए। तो इतने का जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलेंगे, अभी जाना नहीं है बच्चों। हाँ बच्चों यहाँ मेरा हाथ लग गया, ये x प्लस डेल्टा x है, स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आप समझ नहीं पाएंगे क्या है ये। स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों, अब आगे चलें, ओके आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों ऐसा करते हैं, आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि अभी टॉपिक पूरा नहीं हुआ है। हम जो पढ़ रहे थे किसी सुचालक छड़ में ऊष्मा का चालन, वो अभी पूरा नहीं हुआ है बच्चों। आज हमने क्या क्या सीख लिया, स्थायी अवस्था, समतापी पृष्ठ, ताप प्रवणता, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम इसी टॉपिक पर आधारित पढ़ेंगे ऊष्मा चालकता गुणांक क्या होता है बच्चों, ठीक है। तो चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो और अच्छे अच्छे नोट्स बनाते रहिए सुंदर से। तो मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, नया टॉपिक नहीं, इसी टॉपिक का अगला हिस्सा है ऊष्मा चालकता गुणांक, जिसको कल पढ़ाएंगे। आज पढ़ाएंगे तो बच्चों पता लगा वीडियो 1 घंटे का हो गया तो दिक्कत होगी। तो ओके, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।